मूवी की स्टार्टिंग में हम मेलिकेंथ को देखते हैं जो हजारों साल पहले इस पूरी यूनिवर्स को अंधेरे में धकेलना चाहता था और ये सब वे पावरफुल ईथर की हेल्प से करना चाहता है। ईथर एक पावरफुल डेंजरस वेपन है जिसके सामने कोई पावर्स नहीं टिक सकती और ये सब तभी पॉसिबल था जब 9 रियासतें एक ही सीक्वेंस में हों, यानी कि 9 प्लैनेट्स एक ही दिशा में हों। मेलिकेंथ अपने मकसद में कामयाब होने ही वाला था। तभी थोर के दादाजी बोर मेलिकेंथ को रोकने के लिए आते हैं और एसगार्ड के सोल्जर्स सभी डार्क एल्फ्स को मार देते हैं। किंग बोर उस ईथर को मेलिकेंथ से छीनकर दूर गहराइयों में दफन करा देते हैं ताकि उसे कोई खोज ना सके। मेलिकेंथ जब हारने वाला होता है वे भागकर एक शिप में चला जाता है जहाँ वे हजारों सालों तक सो जाता है। दूसरे सीन में हम लोकी को देखते हैं जो जंजीरों में जकड़ा हुआ है और उसे जेल में भेज दिया जाता है क्योंकि उसने धरती पर काफी नुकसान किया था। इधर थोर 9 रियासतों को फिर से एक करने के लिए फाइट कर रहा था और इसके लिए वह अपने दोस्तों की हेल्प लेता है। हमने थोर की पहली मूवी में बायोफोर्स को टूटा हुआ देखा था जिसे थोर ने अपने हथौड़े से तोड़ा था। दरअसल वे दूसरी दुनिया के लोगों को अपनी रियासत में आने से रोकना चाहता था, लेकिन जब दूसरे एलियंस तबाही मचा रहे थे उन्हें रोकने के लिए बायोफोर्स को फिर से बनाया गया। अब थोर सभी प्लैनेट्स पर अमन और सुकून लाता है। दूसरे सीन में हम जेन को देखते हैं जो लंदन में रहती है और एक एस्ट्रोफिजिस्ट है और वे एक दोस्त से बातें कर रही होती है, लेकिन उसका दिल और दिमाग थोर के बारे में ही सोचता रहता है। तभी डार्सी वहाँ जाती है। तब जेन उसके साथ एक अमेंडेंट फैक्ट्री में जाती है जहाँ उनको भी जगह दिखाई देती है जिसके बारे में थोर अपने डैड से बता रहा था। दरअसल ये एक पोर्टल होता है जिसमें अगर कोई भी चीज़ फेंकी जाए तो वे 9 रियासतों में कहीं भी गिर जाती है और वे 9 रियासतें उस पोर्टल से जुड़ी हुई होती हैं। तभी अचानक जेन का पैर फिसलने से वे उस पोर्टल में गिर जाती है और उसके बाद वे दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है जहाँ ईथर गलती से उसके अंदर ऑब्जर्व हो जाता है और वे बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। अब दूसरे सीन में मेलिकेंथ फिर से जाग उठता है क्योंकि ईथर जेन फोस्टर के अंदर एक्टिवेट हो चुका था। अब सीन शिफ्ट होता है बायोफोर्स के गार्ड हाइमेडॉल पर जो थोर को जेन फोस्टर के बारे में बताते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कहीं दिखाई नहीं दे रही। जेन थोर की गर्लफ्रेंड है और उसके बारे में ये बातें सुनकर वो इसे ढूंढने के लिए अर्थ पर जाता है। इधर जेन 5 घंटे तक बेहोश होने के बाद वापस उसी अमेंडेंट फैक्ट्री में अपने आप आ जाती है। अब डार्सी उससे बताती है कि वे कई घंटे से गायब थी और एक अजीब बात यह भी होती है कि सब जगह बारिश हो रही होती है लेकिन जेन फोस्टर के ऊपर एक भी बारिश की बूंद नहीं गिरती। तभी हम थोर को देखते हैं जो जेन से मिलने के लिए आता है और वे गुस्से में आकर उसको एक थप्पड़ मारती है और उससे पूछती है कि वे इतने दिन से कहाँ था। तभी एक पुलिस फोर्स का आदमी जैसे ही जेन को टच करता है तो उसके अंदर से काफ़ी खतरनाक रेडिएशन निकलती है और सब पुलिस फोर्स नीचे गिर जाती है। थोर जेन का इलाज कराने के लिए उसे एसगार्ड लेकर जाता है जहाँ ओडिन को पता लग जाता है कि जेन फोस्टर के अंदर ईथर मौजूद है। थोर उसकी जान किसी भी तरह बचाना चाहता था। इधर मेलिकेंथ अपने कमांडर एलग्रिम को चालाकी से एसगार्ड की जेल में भेज देता है जहाँ वे सभी कैदियों को आज़ाद करा देता है। दरअसल वे एसगार्ड के सोल्जर्स का ध्यान भटकाना चाहता था और मेलिकेंथ जैसे ही इनविजिबल होकर एसगार्ड में घुसता है तो हेमेडॉल उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वे कामयाब नहीं हो पाता। मेलिकेंथ जेन फोस्टर को ढूंढ रहा था क्योंकि वे ईथर को पाना चाहता था। जब थोर और ओडिन मेलिकेंथ के सोल्जर्स को रोकने में बिजी थे तब मेलिकेंथ को रोकने के लिए थोर की मॉम फ्रीगा आगे आती है लेकिन वे अपनी जान गंवा बैठती है। उसके बाद मेलिकेंथ को खाली हाथ ही वापस भागना पड़ता है। इधर ओडिन अब बहुत दुखी होते हैं क्योंकि फ्रीगा मर चुकी थी। इन सब का जिम्मेदार वे जेन को समझकर उसे जेल में डाल देते हैं और अब वे मेलिकेंथ से बदला लेने के लिए उल्टे सीधे आइडियाज देते हैं। लेकिन थोर ये अच्छे से जानता था कि मेलिकेंथ वापस ईथर पाने के लिए जरूर आएगा, इसीलिए वे जेन फोस्टर को मेलिकेंथ के पास ले जाना चाहता है लेकिन ओडिन मना करते हैं। तब वे लोकी के पास जाता है और उससे हेल्प के लिए बोलता है। तब लोकी उन्हें एक सीक्रेट रास्ते से गार्ड से बचकर मेलिकेंथ के पास ले जाता है। लोकी अपनी ट्रिक से जेन फोस्टर के अंदर से ईथर निकलवाने में कामयाब तो हो जाता है और उसके बाद
थोर अपने हथौड़े की पावर से ईथर को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, लेकिन वह डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। ईथर में मेलिकेंथ के अंदर समा जाता है और वह वहां से चला जाता है। अब थोर और एल्ग्रिम की लड़ाई होती है और इस फाइट में लोकी की डेथ हो जाती है। थोर बहुत ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि उसने पहले अपनी माँ को खो दिया। उसके बाद दूसरे सीन में हम जेन और थोर को एक पोर्टल के जरिए अर्थ पर जाते हुए देखते हैं, जहाँ वे डॉक्टर सैलविस से मिलते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि कन्वर्सेशन के टाइम मेलिकेन एक जगह ग्रीन विच को चुनेगा ताकि वे 9 रियासतों पर कब्जा कर सके। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जैन, डॉक्टर सैलविस, डार्सी और उसका दोस्त ग्रीन विच में पहुंच जाते हैं, जहां मेलिकेन आने वाला था। साथ में वे कुछ साइंटिफिक इक्विपमेंट्स भी ले जाते हैं। अब थोर और मेलिकेन के बीच फाइट होने लगती है। अब डॉक्टर एरिक अपने इंस्ट्रूमेंट की मदद से अलग अलग पोर्टल बनाते हैं। फाइट के बीच एक बहुत बड़ा पोर्टल खुल जाता है और वे दोनों दूसरी रियासत में पहुंच जाते हैं, जहां थोर हथौड़े की हेल्प से मेलिकेन की शिप उस पर दे मारता है और मेलिकेन वहीं मारा जाता है। इस तरह से कन्वर्सेशन का वक्त खत्म हो जाता है। पूरी दुनिया ईथर के कहर से बच जाती है। इधर दूसरे सीन में हम जेन को खाने की टेबल पर देखते हैं, जो थोर के बारे में ही बातें कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में थोर अपने डैड ओडिन के पास जाता है और अपनी बगावत के लिए उनसे माफ़ी मांगता है और उनसे कहता है कि वे इस गार्ड का राजा नहीं बन सकता। उसे ऐसे ही फ्री होकर रहना, लोगों की भलाई करना पसंद है। थोर के जाने के बाद हमें पता लगता है कि वे ओडिन नहीं होते, बल्कि लोकी होता है, जो मरने का नाटक करके बच गया था और अब वे एसगार्ड का राजा बन बैठा है। वे ओडिन को धरती पर कहीं भेज देता है ताकि खुद खूब मजे कर सके। इधर हम थोर के दोस्तों को देखते हैं, जो ईथर को लेकर द कलेक्टर नाम के आदमी के पास जाते हैं और उसे इधर रखने के लिए बोलते हैं और वे कहता है कि इसे इस गार्ड में क्यों नहीं रख सकते। तब वे उससे कहते हैं कि वे वहाँ पहले से ही काफ़ी डेंजर स्टोन्स हैं और दोनों का एक साथ होना ठीक नहीं। तब कलेक्टर उसको रख लेता है। इस तरह मूवी का एंड हो जाता है। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।